हेलो बच्चे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का एक नया टॉपिक, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। आज हम लोग कुछ ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो जेई और नीट के बच्चों के लिए, 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी, सबके लिए जरूरी है। एक डेरिवेशन, खास डेरिवेशन, जिसे हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट का यहाँ पे हम लोग करने वाले कैलकुलेशन। उससे पहले हम लोग कुछ चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा इस चीज पे। देखिए, कुछ फॉर्मूले हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, याद रखिएगा इसको, एस। एनर्जी के लिए क्या होता है, एच न्यू। और एच न्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी अपान लैम्डा, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा। तो हम एच न्यू के लिए एच सी अपान लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब यहां पर एच से एच अगर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, न्यू। और न्यू बराबर क्या होगा, सी अपान लैम्डा। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे थे, सी अपान लैम्डा। अब ध्यान देना जरा यहां से कि अगर इसको हम न्यू को उस साइड लेके जाएंगे और इसका जो लैम्डा है इस साइड लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो चाहे आप लिख सकते हैं क्या, न्यू अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू न्यू अपान सी। बात एक ही है। ठीक है, इनको जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं क्योंकि इन्हीं का हम लोग करने वाले हैं आगे इस्तेमाल। तो चलिए देखते हैं, जरा यही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बगल में कुछ और भी काम करने वाले हैं हम। एक काम करते हैं, मैं इतना बोर्ड इस्तेमाल करूं क्योंकि एक बार में सब आ जाए, ज्यादा बेटर होगा। चलिए फिलहाल अभी यही लिखते हैं। देखिए, जैसे एनर्जी के लिए क्या होता है, एच न्यू। तो एनर्जी क्या है, ये पहली ऊर्जा। ठीक है, पहले कक्षा के लिए जो एनर्जी निकाली है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमको दो अलग अलग कक्षाओं की एनर्जी निकालनी हो तो क्या लिखेंगे हम, मतलब E2 माइनस E1। ठीक है, क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1, यानी दो अलग अलग एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा E के बराबर है। ठीक है, और जो डेल्टा E है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच न्यू भी लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, ए इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये भी एनर्जी ही है और एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। ध्यान से देखिएगा। और जो E2 माइनस E1 है, ठीक है, यहां पर मैं एनर्जी के लिए कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जैसे देखो एक चीज याद रखना, एनर्जी को कई फॉर्म में हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पर यहां मैं एनर्जी को कैलकुलेटेड वैल्यू लिख रहा हूं, जूल प्रति एटम वाला। ठीक है, तो आप याद रखिए, मैं उसको आगे आपको करके भी दिखाऊंगा, उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा और क्लियर करा करके तब आपको स्पष्ट करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूं कि जूल प्रति एटम में एनर्जी के लिए क्या वैल्यू होती है। अगर पहली कक्षा की बात की जा रही है, मतलब एनर्जी के लिए बात की जा रही है हाइड्रोजन के लिए, तब ठीक है, हाइड्रोजन के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, ये किसके लिए है, जूल प्रति एटम में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात की जा रही है। और कहां से कहां, अगर दो अलग अलग एनर्जी का चेंज है, मतलब E2 माइनस E1। ठीक है, तो मतलब कहां से, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ठीक है, अभी आप ये कहां से आया, तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे इसके लिए आप ई के लिए लिख सकते हैं क्या, E1।
E1 बराबर क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 और E2 बराबर क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 और इसके लिए इंटू क्या हो जाएगा 1 अपान n1 स्क्वायर। 1 की जगह यहां पर क्या होगा z होगा और यहां पर भी क्या होगा z होगा। ठीक है z होगा और z यहां पर किसके लिए बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है सो क्या हो गया 1 अपान n1 स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 अपान n2 स्क्वायर सॉरी। और ये वैल्यू किसमें होती है निगेटिव में होती है। ये वैल्यू किसमें होती है निगेटिव में होती है। आप E2 माइनस E1 करोगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी उस साइड और एक तरफ निगेटिव हो जाएगी। ठीक है तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बात करता हूं। देखिए क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है अब यहां से अगर मैं न्यू की वैल्यू निकालूं ठीक है तो h उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई में मतलब 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 अपान h क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है और यच कितना यच क्या है यहाँ पे प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है आप सब लोग जानते हैं। तो न्यू बराबर 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 अपान 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल। ठीक है अब ये जूल प्रति एटम में एनर्जी है और ये प्लांक नियतांक है जूल में। तो क्या हो जाएगा 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं न्यू की वैल्यू यहां पर निकल जाती है। यहां पर न्यू की वैल्यू निकल जाएगी तो न्यू बराबर क्या हो जाए देखिए ध्यान दीजिएगा यहां से ये चला हुआ है इस तरह से फिर हम इधर आ रहे हैं। न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 3.29 इंटू 10 के पावर 15 इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है ये न्यू की वैल्यू आ जाती है। ध्यान दीजिएगा ये न्यू की वैल्यू आ जाती है सेकंड इनवर्स यानी क्या बोल सकते हैं इसको 3.29 इंटू 10 के पावर 15 प्रति सेकंड ये न्यू है। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग क्या देखना है कि देखिए जहां यहां पर आपने देखा क्या लिखा है कि न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा। ठीक है और न्यू अपान सी इक्वल टू क्या है 1 अपान लैम्डा। तो ध्यान देना न्यू अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा। अगर मैं 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू लिखना चाहूं सॉरी 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं न्यू अपान सी और न्यू का मान क्या है कुछ नहीं एक एक स्टेप आप ध्यान दीजिएगा और उसकी वैल्यू पुट कीजिएगा बस और कुछ नहीं करना है। न्यू का मान क्या है इधर रखा है 3.29 इंटू 10 के पावर 15 और सी आप जानते हैं लाइट स्पीड क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड देन 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है जिसे आप सॉल्व कर लेते हैं 1 अपान लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे डियर तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.0967776 इंटू 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स। इसको मैं लास्ट में लिख देता हूं 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है ये किसमें है मीटर इनवर्स। तो यहां से ये वैल्यू आपको मिल जाती है जो अब ये देखो ये फाइनल इसको क्या बोलते हैं इसी वैल्यू को बोलते हैं क्या रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है ये कौन सी वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यही है। अब यहां आपको वही क्वेश्चन में आपको लिखा मिल जाता है क्या
वन अपान सॉरी फार्मूले में 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही फार्मूला है आपका। और इसे हम लोग स्पेक्ट्रम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं या तरंग संख्या हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1/λ जो है ना डियर, इसको हम लोग न्यू बार भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं कहीं ना आपको मिल जाए इसके इस तरह से, क्योंकि 1/λ किसके बराबर होता है, न्यू बार। तो न्यू बार इक्वल टू हम लिख सकते हैं वही चीज फिर से 1.09 या रिडबर्ग कांस्टेंट है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां से तरंग संख्या निकल जाती है। आप इसको फटाक से कैलकुलेट करके देख सकते हैं या आप समझ लीजिए और इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं उस श्रेणी के बारे में। ठीक है, जो 5 श्रेणियां होती हैं, लाइमन, बामर, पर्स्टन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, उन श्रेणियों की बात कर लेते हैं कि अगर N2 से N1 तक अगर कोई रेडिएशन आ रही है, कोई स्पेक्ट्रम आ रही है, तो कैसे उसको हम लोग समझें। आप इसको नोट करिए फटाक से, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब जरा सा हम लोग स्पेक्ट्रम लाइन की बात कर लेते हैं। एक दो तीन चार पांच, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो ये पहली वाली जो सीरीज है, कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज। ठीक है, दूसरी वाली है बामर सीरीज। उसके बाद पास्चन, देन ब्रैकेट, फिर हुन। ठीक है, ये है N1, N2, या इसको मैं अभी ना कुछ लिख करके फिर से लिखता हूं 1 2 3 4 5 और 6। ये जो नंबर्स है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल है, जिसको हम लोग एन कहते हैं। तो इसको मैं एन आई यानी इनिशियल, और इसको मैं एन एफ यानी फाइनल। अरे इनको मैं ये भी बोल सकता हूं कि एन वन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एन टू। अब ये बात फिक्स है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि एन वन सिर्फ इसी को बोलेंगे। देखिए जरा सा इसको बनाकर समझाते हैं आपको हम। देखिए, ये दूसरे कोष से अगर पहले कोष में, ठीक है, इस तरह से अगर स्पेक्ट्रम आ रही है,
ठीक है, तो ये कहां से आ रही है, देखिए ध्यान से, N2 से N1 में, फिर N2 N1 में। अब यहां पर इसको मैं N1 लिख सकता हूं, ये कौन सा सेल है, दूसरा सेल है, इसको मैं N2 लिख सकता हूं। अगर दूसरे कोष से पहले कोष में, ठीक है, यहां से यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कहां से कहां जा रहा है, N2 मतलब क्या हो जाएगा, 2, और N1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। दूसरी चीज, अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब इसके लिए N2 कितना हो जाएगा, 3, लेकिन N1 कितना होगा, 1। तो जरूरी नहीं जब मैं N2 बोलूं तो सिर्फ 2 ही होगा। N2 मतलब कहां, फाइनल N2, ये भी हो सकता है, 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 और ये N1 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, या तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो यहां से यहां आएगा। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ सकता है, तब मैं इसको N2 क्या लिख सकता हूं, 3, और N1 क्या लिखूंगा मैं, 2, ठीक है। तो जहां से आ रहा है उसको N2 बोलेंगे, और जहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसको N1 बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें समझिए कि लाइमन सीरीज में कहां कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो बायमर श्रेणी से, पास्टन श्रेणी से, ब्रैकेट से, और फुंड से, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा कि बायमर सीरीज के लिए क्या हो सकता है, यहां से यहां आ सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां आ सकता है, और ब्रैकेट से बामर, और इनफाइनाइट। अभी तो फिलहाल मैंने इसको 6 लिखा है, मैं इसको इनफाइनाइट भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो कॉल्ड इसी तरह से इधर भी, और ए फुंड में कहां से, इनफाइनाइट से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर N1 और N2, जिसको आप Ni यानी इनिशियल और फाइनल ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, अगर आपको N1 और N2 समझने में तकलीफ हो रही हो तो जहां हमने लिखा है N1 वहां पे आप लिख सकते हैं क्या, Ni 1/N2, जहां लिखा है वहां पर NF, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहां से, अंतिम कोष से पहले कोष में। अब पहला का मतलब यही नहीं है, पहला का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां से चल रहा है वो फाइनल है, जहां को आ रहा है इनिशियल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा इसको समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं कि लाइमन श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकते हैं, इस वाली श्रेणी से, यानी बामर श्रेणी से, पास्टन से, ब्रैकेट से, और फुंड से, इनफाइनाइट से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। और बामर के लिए कहां से आएंगे, पास्टन से, ब्रैकेट से, फुंड से, इनफाइनाइट से। सो पास्टन के लिए कहां से, ब्रैकेट से, और फुंड से, इनफाइनाइट से। और ब्रैकेट के लिए कहां से, फुंड से आएगा, और इनफाइनाइट से आ सकता है। पर फुंड श्रेणी के लिए इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, फुंड श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, आप इसको समझिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को जंप कर रहा है, ठीक है। फाइनल सेल से जो इनिशियल सेल की ओर आ रहा है, इनिशियल सेल में कुछ भी हो सकता है कि पहला कोष हो सकता है, दूसरा कोष हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो फाइनल सेल है वो हमेशा कम से कम इनिशियल से 1 नंबर ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेम नंबर नहीं हो सकते, उसी कोष से उसी कोष में इलेक्ट्रॉन जंप तो कर नहीं सकता, ठीक है। अगर आप एक नाली को पार कर रहे हैं तो एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पार करने के लिए उसी साइड पर कूद करके हाँ बोल देंगे हमने पार कर लिया, ऐसा तो है नहीं। तो आप एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे
तो इसीलिए हमेशा जो है फाइनल एक नंबर, कम से कम एक नंबर ज्यादा रहेगा, ठीक है, इससे, इनिशियल से। तो आप इसको देखिए और समझिए। अगर इसमें भी अभी भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा, मैं एक बार फिर से इसको और कोई तरीका अपना करके इस वीडियो को फिर से मैं एक बार बनाऊंगा, या तो मैं आपको अगर थोड़ी बहुत डाउट्स होंगे तो मैं कमेंट में ही आपको उसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आगे देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।